एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज एंड उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो भी इश्यूज हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो किस टाइप की इश्यूज हैं। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तब हम इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एंटिटी लाइक फूड इंडस्ट्री, फ्रूट प्रोडक्शन, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। बट जब ऑल इंडस्ट्री की बात आती है ना, कि चाहे उनको कोई बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो, चाहे हमने कोई अदर बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो, या फिर कोई भी इस टाइप का इशू जहाँ ऑल टाइप की इंडस्ट्री इंक्लूड होती है, वो हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। जहाँ पर होल की स्टडी हो, यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल की बजाय हमने एग्रीगेट लेवल पर स्टडी करी, इसका मतलब सबको इंक्लूड किया। क्लियर? अब हम इसके इश्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले इस इश्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखो, ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जहाँ पीपल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, यानी कि पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो, जैसे रिच और पुअर का गैप रिड्यूस हो। और यहाँ पर मेनली बात क्या कंसीडर करनी है हमने, कि जो भी हमने ग्रोथ की है ना, वो इस टाइप से ना की हो कि जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल हो, यानी कि एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन ना हो, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ना हो नेचुरल रिसोर्सेज की, जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है फ्यूचर जनरेशन की, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ बाद में उनकी ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाए। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ना, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें विदाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और विदाउट रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्लियर? नेक्स्ट हम इशू पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, देखो, ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ लेस डेवलप्ड एरिया में होती है या डेवलपिंग एरिया में नहीं होती, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड एरिया में भी होती है और लेस डेवलप्ड एरिया में भी होती है। कैसे? अब ये बात करते हैं। देखो, जो बस इनका ना डिफरेंस पता है क्या है? इनके नेचर में डिफरेंस है। जो लेस डेवलप्ड कंट्री है ना, वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो क्रॉनिक नेचर की है। लेस डेवलप्ड एरिया में, लेस डेवलप्ड कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? वो लैक ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से होती है। बट जब हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तब वहाँ पर साइक्लिक नेचर की होती है। डेवलप्ड कंट्री में क्यों अनएम्प्लॉयमेंट होती है? क्योंकि वहाँ पर जो डिमांड है ना गुड्स और सर्विसेज की, वो रिड्यूस होती है। मतलब लैक ऑफ डिमांड ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर क्रिएट होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो इश्यूज हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो है इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन क्या होता है? जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है, मनी की वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस हो जाती है और परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है। तो ये एक ऐसी स्टेज आ जाती है जो हाइपर और गैलोपिंग स्टेज है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की, वो तो रिड्यूस हो जाती है, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आने लग जाती है, क्योंकि हमारे को वैसे वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस हो गई है और हमें हर चीज़ क्या है, महंगी मिलती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज़्यादा ही आएगा। जो इन्फ्लेशन की स्टेज है ना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन मैन को इफेक्ट करती है, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर को हिट करती है। क्लियर? अब बात करते हैं हम बिजनेस साइकिल के बारे में। बिजनेस साइकिल में क्या होता है कि इसमें ना 4 स्टेजेस आती हैं, जैसे रिसेशन, डिप्रेशन, फेज ऑफ रिकवरी, फेज ऑफ बूम। अगर इकोनॉमी स्लोज डाउन हो जाती है, मतलब धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, तो वो रिसेशन पॉइंट पे जा रही है। अगर वो पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, मतलब रीचेज बॉटम हो जाता है, बिल्कुल बॉटम में आ जाता है, तो हम ये कहते हैं कि जो भी इकोनॉमी है वो डिप्रेशन में आ चुकी है। अब अगर डिप्रेशन के बाद अगर वो स्टार्ट होने लगती है, पिकअप होने लग जाती है, तो वो एक फेज़ ऑफ रिकवरी आती है एंड एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो फेज़ ऑफ बूम कहलाती है। ये बिजनेस साइकिल है। ये बिजनेस साइकिल चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती है। जैसे जैसे इकोनॉमी मूव करती है, ये जो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस आती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आती रहती हैं। क्लियर?
ये सब भी हम किस में स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा इशू है, बजटरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। देखो गवर्नमेंट का ना मेनली एक्सपेंडिचर किस में ज़्यादा है, एरिया ऑफ डिफेंस में, काउंटर टेररिज्म में, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में। अब गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर हैं कंजम्पशन पे ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन लेस है कहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी पे पैसा नहीं लगाएगी तो सोशल अनरेस्ट पोजीशन यहाँ पर क्रिएट होगी। अगर गवर्नमेंट कंजम्पशन की जगह प्रोडक्शन पे पैसा लगाए, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में हेल्प करे, तो इकोनॉमी का जो लेवल है ना वो बूस्ट हो सकता है। इन सब के बारे में भी हम क्या स्टडी कर, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखो इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करते हैं ना, अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है तो ये मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में है ना वो मतलब ग्रोथ स्टेबिलिटी से नहीं हो पाती कई बार। ज़रूरी नहीं है, मतलब इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी में ना हमें डिपेंड करता है कि वो अगर राइज हो रही है या लो हो रही है। और यहाँ पर एक्सचेंज रेट भी मैटर करता है कि आपकी करेंसी की एक की वैल्यू दूसरे में कितनी है। क्लियर। अब ये तो थे कुछ इश्यूज़ वगैरह। नेक्स्ट हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल यूनिट। ये सबसे पहले लिमिटेशन की बात करते हैं। अभी तक हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, अब हम बात करते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी कुछ लिमिटेशंस है। सबसे फर्स्ट क्या है, डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल यूनिट। देखो एक चीज़ ये तो नहीं है, ज़रूरी थोड़ी है कि जो चीज़ एक पर काम कर रही है, एक पे वर्क कर रही है, वो होल लेवल पे वर्क करे। कैसे, ये एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने क्या करा, मनी की सेविंग करनी स्टार्ट करी, अगर एक पर्सन मनी की सेविंग करता है तो ये सही है, इट्स ओके, वहाँ पर हमारे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल पर सेविंग हो रही है। बट अगर ऑल पर्सन जितने भी हैं एंड मतलब हमारी इकोनॉमी में, मतलब वो सारे के सारे मनी सेव करने लग जाएं, अब वो सारे मनी सेव करने लग जाएंगे तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एक पर्सन पर लागू होती है ना कोई भी चीज़, यानी कोई भी चीज़ एप्लीकेबल हो रही है एक पर्सन पे, वो ये नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि होल लेवल पर भी वो मानी जाए, मतलब होल लेवल पर भी हो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो है हेट्रोजीनियस यूनिट। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक की तो स्टडी करते नहीं है जो होमोजीनियस हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हेट्रोजीनियस की स्टडी करते हैं, मतलब अलग अलग एक्टिविटी होती हैं। जैसे कोई भी अगर हमने कंपैरिजन करना है, कई बार मतलब कंपैरिजन भी तो हमें ऐसे करना है ना कि मीनिंगफुल एग्रीगेट हो। एक्चुअल में कंपैरिजन करना उससे ही कंपैरिजन होता है ना कि जहाँ पर हमारे को कंक्लूजन मीनिंगफुल निकले। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है कई बार ऐसा नहीं है कि एक टाइप की ही कंपैरिजन कर रहे हैं हम, कई बार इस टाइप से हो जाता है कि वो हेट्रोजेनियस नेचर शो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रीगेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एग्रीगेट इटसेल्फ। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि किसी चीज़ का जो अगर प्राइस में अगर चेंज आता है ना, तो ये नहीं है कि वो दूसरे में भी चेंज आए। बट कई बार क्या होता है जब हम इसकी ओवरऑल स्टडी करते हैं ना तो प्राइस लेवल कांस्टेंट आता है, मतलब एक का प्राइस राइज हुआ एक का रिड्यूस हुआ। जब हम ओवरऑल स्टडी करते हैं ना तो इसका बैलेंस हो जाता है। इसका अगर हम होल में स्टडी करते हैं ना तो हमारे को रिजल्ट नहीं शो होता कि मान लो कोई चीज़ है, किसी के प्राइस राइज हुए हैं और एक के प्राइस रिड्यूस हुए। किसी की इनकम है, वो पहले स्पेंड होती थी मतलब किसी के पास इनकम थी मतलब 500 लगा लो, वो एक्सपेंस करता है एक चीज़ पे, पहले वो 200 करता था अब उसी पे 300 करता है। और नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ है जिस पे 300 करता था उस पर अब 200 की हो गया, वो उसके प्राइस रिड्यूस हो गया। तो अगर हम ओवरऑल स्टडी करें उसका तो जो 500 का एक्सपेंस था वो उतना ही रहा ना। तो हमें होल की स्टडी में कई बार मीनिंगफुल एग्रीगेट भी हमें पता नहीं चलता कि कुछ अगर डिफरेंस आया है या नहीं आया। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो वो है डिफरेंस इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट, यानी एक का जो एक रिजल्ट का इफेक्ट है ना एक चीज़ पर नहीं पड़ता सिर्फ, यानी कि अगर किसी एक चीज़ में चेंज हुआ है ना तो ये नहीं है कि
मतलब किसी और चीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं, प्राइस लेवल राइज़ हुआ है, अगर प्राइस लेवल राइज़ हुआ है तो इसका बेनिफिट ट्रेडर्स को है, इंडस्ट्रियलिस्ट को है, बट लॉस इसका किसको है? जो भी वेज अर्नर्स हैं उनको है, क्योंकि प्राइस लेवल राइज़ होगा तो उसको सामान महंगा लेना पड़ेगा, इन्फ्लेशन होगा। मतलब एक का प्राइस किसी के लिए तो एडवांटेज कहला रहा है, किसी के लिए डिसएडवांटेज कहला रहा है, यानी कि जो भी इफ़ेक्ट है ना वो अलग अलग पर्सन पे अलग लगा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेड एप्लीकेशन, ये कह रहा है कि जो भी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसकी सिर्फ एक थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि कई बार ऐसा हो जाता है कि वो पर्टिकुलर एक लेवल को वो स्टडी नहीं करता, मतलब वो इग्नोर कर देता है। जैसे हमने सेविंग वाला देखा कि अगर वो एक लेवल पे सेविंग कर रहा है तो इट्स ओके, बट कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लेकिन ये कई चीज़ें ना इग्नोर कर देता है इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करने में। क्लियर?